हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है, इन सभी बातों को हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम इस सेकंड लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। देखते हैं भाई, हमारे पास ये एक टेबल है, ये टेबल है और इस टेबल में ये एक पुली लगी हुई है। यहाँ पर कोई एक m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो μs है। किसी स्ट्रिंग के सहारे से इस तरह से इसको हम नीचे बांध देते हैं और यहाँ पर भी एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है। ये इसको हम m0 लिख देते हैं और इसे m लिख देते हैं। और हमें यहाँ पर ये बताना है कि अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो m और m0 में क्या रिलेशन होना चाहिए। हमें बताना है इफ सिस्टम एट रेस्ट, अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है तो इसमें और इसमें, इन दोनों मास में क्या रिलेशन होना चाहिए। इफ सिस्टम एट रेस्ट देन what relation between m0 and m, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, उस हम रिलेशन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले आपको इन सभी की एफबीडी बनाना आना चाहिए। तो हम इसकी और इसकी, इन दोनों की एफबीडी बनाएंगे। देखते हैं, ये जो मास है, इस मास की वजह से इसका जो वेट होगा ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग पर टेंशन डेवलप होगा। तो उस टेंशन को देखेंगे, टेंशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, और फिर इसकी एफबीडी बनाएंगे। क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हम उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहले उसकी हम एफबीडी बनाते हैं। तो ये हमारे पास है m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग है और नीचे की तरफ इसका वेट है mg। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं t माइनस एम जी, या mg माइनस टी लिखें, एक ही बात रहेगी, इक्वल टू ma, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, a इक्वल 0, तो हम इधर 0 पुटअप कर देंगे। t माइनस एम जी इक्वल 0, यानी t इक्वल एम जी। यहाँ पर जो टेंशन होगा, ये टेंशन, यहाँ पर जो टेंशन होगा ये इस वेट के इक्वल होगा जो वर्टिकल डाउनवर्ड है mg, इसके इक्वल होगा। ये हमने देख लिया। अच्छा, ये उस कंडीशन पर होगा जब ये रेस्ट पर होगा। अगर रेस्ट पर नहीं है तो कुछ और आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद अगली बात हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी एफबीडी तैयार करते हैं। अगर हम इस m0 की एफबीडी तैयार करते हैं तो आप देखें जरा कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन है, यही टेंशन यहाँ पर रहेगा, यही टेंशन यहाँ पर होगा, ये टेंशन इधर की तरफ होगा। अब इस टेंशन की वजह से, इस टेंशन ध्यान रखना दोनों तरफ होगा, इधर भी इधर भी। इस टेंशन की वजह से ये आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। मोशन तो नहीं कर रहा है लेकिन मोशन की टेंडेंसी पर तो है, क्योंकि इधर एक एक्सटर्नल फोर्स तो है, ये टेंशन फोर्स तो है। इस टेंशन फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन की टेंडेंसी पर है, ये पूरा सिस्टम मोशन की टेंडेंसी पर है, मोशन नहीं कर रहा है, मोशन करना चाहता है, क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन मोशन कराना चाहता है, करा नहीं पा रहा है, कराने की कोशिश कर रहा है।
तो ये टेंशन जब इधर की तरफ है, अगर बॉडी मूव करेगी तो मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ। क्योंकि बॉडी अगर मूव करेगी या मोशन की टेंडेंसी पर है तो इधर की तरफ मोशन की इसकी टेंडेंसी होगी, तो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन होगा। तो इधर अगर मोशन की टेंडेंसी है तो टेंशन की वजह से होगा, इधर की तरफ होगा फ्रिक्शन होगा। और आपको पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है और इधर की तरफ हो गया mg, क्योंकि इसका मास है m0 करके तो हम लिख देते हैं m0g। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये रेस्ट पर है तो ये वाला फोर्स इसको इक्वल करेगा। अगर इसको इक्वल करेगा तो हम लिख सकते हैं T इक्वल Fs, T इक्वल Fs की जगह μs मल्टीप्लाई n, और n की वैल्यू mg के इक्वल यानी m0g के इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं μs टाइम्स m0g। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू m0g के इक्वल लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई। तो ये टेंशन की वैल्यू हो गई, इसे हम इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। दोनों टेंशन की वैल्यू हो गई, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी टेंशन के इक्वल है और ये भी टेंशन के इक्वल है, यानी μs टाइम्स m0g इक्वल टू m टाइम्स g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, μs मल्टीप्लाई m0 इक्वल टू m। यानी अगर हम m0 इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो m डिवाइड बाई μs, इस तरह से। तो ये रिलेशन आएगा m0 और m में। μs यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, μs यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखना है आपको कि μs जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये डिसाइड करेगा क्या कि यहाँ पर कितना फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन अपने आप को कितना इंक्रीज कर सकता है, ये डिसाइड करेगा यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? सरफेस को स्मूथ या रफ करके। रफ करेंगे तो इंक्रीज होगा, स्मूथ बनाएंगे तो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा फ्रिक्शन, कम हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इसके अलावा देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इस कंटेनर की जो रेडियस है वो r है। इधर से ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इस कंटेनर की जो रेडियस है ये रेडियस r है, इस तरह से। ये और ये इसकी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो ये सिलिंड्रिकल कंटेनर की एक्सिस हो गई, ये हो गई इसकी रेडियस कैपिटल R। यहाँ पर एक m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से ये रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास m है, ये मास है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है सिलेंडर। ये कंटेनर इस तरह से कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। तो हमें बताना है कि कितनी स्पीड से रोटेट करे, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, ये नीचे स्लिप ना कर पाए, नीचे डाउनवर्ड मूव ना कर पाए, उसको हमें बताना है। इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसको देखते हैं जरा। अब समझो जरा, अगर ये मूव करेगा, अगर ये मूव करेगा तो डाउनवर्ड ही मूव करेगा। किसकी वजह से मूव करेगा? इसकी ग्रेविटी की वजह से, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
तो अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये वेट होगा, इसकी वजह से वेट की वजह से मूव करेगा, या मोशन की टेंडेंसी होगी तो नीचे की तरफ होगी, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ये मूव न करे रेस्ट के लिए, फॉर रेस्ट कंडीशन, फॉर रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है हमारे पास उसकी रेस्ट कंडीशन के लिए हम लिखेंगे Fs की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो या तो इक्वल हो एज ए कंपेयर टू mg, मीन फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर और इक्वल एज ए कंपेयर टू वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का वेट है उसके कंपेयर में ज़्यादा हो या तो इक्वल हो। अगर इक्वल हो तो भी चलेगा, ज़्यादा है तो चलेगा चलेगा। और मैं एक बार फिर से बताऊं कि ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन हो, ये अपने आप को 0 से लेकर 10 तक चेंज करेगा, अपने आप को 0 से लेकर 10 तक चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से अपना मान, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। लेकिन हम लोग हमेशा एक्सटर्नल फोर्स कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा हो, हम तो हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखते हैं, ये तो एक कंडीशन आ गई, ये शर्त आ गई। अब देखते हैं, इधर लिखेंगे Fs की जगह लिख लेते हैं म्यू एस मल्टीप्लाई n ज़्यादा या इक्वल एज ए कंपेयर टू mg। अब देखो, इसको नॉर्मल कौन प्रोवाइड कराएगा, नॉर्मल कौन प्रोवाइड कराएगा, ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो नॉर्मल को इक्वल करेगा, यहाँ पर अगर मैं इसकी VD बनाता हूँ तो इधर की तरफ फ्रिक्शन, नीचे की तरफ mg, और ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो n की वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर म्यू एस, इधर हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये mg हो जाएगा। अब देखें भाई, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी म्यू एस आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर बचेगा केवल g। ओमेगा स्क्वायर केवल कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा g डिवाइड बाई म्यू एस आर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू केवल कैलकुलेट करें तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगी g डिवाइड बाई म्यू एस टाइम्स आर, ऐसा हो जाएगा। तो जो ओमेगा की वैल्यू है या तो इतनी हो या तो इससे ज़्यादा हो, तो मिनिमम वैल्यू इसी के इक्वल हो सकती है। मिनिमम वैल्यू ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके इक्वल हो सकती है, किसके, इस पूरी वैल्यू के, g डिवाइड बाई म्यू एस टाइम्स आर, इसके इक्वल हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम तो कितनी भी ज़्यादा हो जाए। यहाँ से अगर हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जगह 2 पाई एफ मिनिमम लिख दें, तो लिखेंगे 2 पाई एफ मिनिमम, 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट g डिवाइड बाई म्यू एस टाइम्स आर, तो फ्रीक्वेंसी की जो मिनिमम वैल्यू है 1/2 पाई g डिवाइड बाई म्यू एस टाइम्स आर, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो इसका हम जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि इसकी कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, इसकी कितनी मिनिमम एंगुलर स्पीड हो, कितनी तेज़ी से इसे रोटेट कराएं कि ये नीचे डाउनवर्ड स्लिप ना कर सके। आप इसे लिखें जरा, फिर अगली प्रॉब्लम देखते हैं।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हमारे पास ये पुली है और यहाँ पर 8 kg का एक मास है और यहाँ पर एक 40 kg का एक मास है। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। ये म्यू एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो हमें बताना है यहाँ का टेंशन कितना है और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। ये पूरा इधर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो हमें फाइंड आउट करना है टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर हम टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो रस्सी बंधी हुई है इस पर टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। इस मैकेनिकल सिस्टम पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, पहले हम लोग इनकी एफबीडी तैयार कर लेते हैं। इसकी एफबीडी और इसकी एफबीडी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी आपको फोर्स, एक्सेलरेशन, टेंशन कैलकुलेट करना हो तो आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए। पूरी फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें हम एफबीडी बनाना चाहते हैं, एफबीडी बनाना आना चाहिए। और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा इजी रहता है और थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि किस बॉडी पर कितने फोर्स हैं और किन डायरेक्शन पर फोर्स लगे हुए हैं। पहले हम इसकी एफबीडी बनाते हैं। अगर ये 8 kg वाला मास मूव करेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, और मूव करेगा किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। तो पीछे की तरफ क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। अरे भाई, अगर मूव करेगा तो इधर मूव करेगा, तो मोशन की डायरेक्शन ये है, तो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। सीधी सी बात, पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। तो ज्यादा कौन है? टेंशन। पहले मैं एफबीडी बना लेता हूं। ये हमारे पास 8 kg का मास है, 8 kg वाला है, इधर जा रहा है बेचारा टेंशन की वजह से, और इधर है इसका फ्रिक्शन है Fs। ऊपर की तरफ क्या होगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ होगा इसका मास। मास कितना है? 8, यानी 8g। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। चल रहा है इसकी वजह से पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, इधर की तरफ किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। चलाने वाला कौन है? टेंशन। रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन। यानी टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास कितना है? 8 kg में है 8, और एक्सेलरेशन a है। इक्वेशन फर्स्ट अभी इतना लिख दें, या थोड़ा इसे और सॉल्व करें। इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, t माइनस म्यू एस मल्टीप्लाई n इक्वल टू 8a। n की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 8g के इक्वल होगी। ध्यान रखना, जो n की वैल्यू है वो 8g के इक्वल है। नॉर्मल रिएक्शन, तो टेंशन माइनस म्यू एस, जो हमारे पास पैरामीटर है उनको पुटअप कर देंगे बाद में। इधर हम लोग लिख देंगे 8g, n की जगह 8g इक्वल टू 8a। ऐसा कर लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फिर इस बॉडी की एफबीडी बनाते हैं, इसकी 40 kg वाले की। तो 40 kg वाले की इधर बना लेंगे, ये है 40 kg वाला। इधर की तरफ क्या है? टेंशन। नीचे की तरफ क्या है? इसका वेट है 40g। अरे भाई, ये किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से आ रहा है। ये जो इसका वेट है, इस वेट की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है। रोक कौन रहा है? टेंशन। चलाने वाला कौन है?
40G, रोकने वाला टेंशन है तो 40G माइनस टेंशन इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। अगर इन दोनों को तुम प्लस करोगे, जोड़ दोगे, तो ये t पॉजिटिव है, t निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कितना लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ 40G, G की वैल्यू अभी पुटअप कर देंगे, माइनस म्यू एस 8G इक्वल टू 40 और 8, ये हो जाएगा 48A। अब यहाँ से सभी पैरामीटर को यूज कर लेते हैं। G की वैल्यू 10, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस म्यू एस की वैल्यू 0.5, 0.58 और G की वैल्यू 10 इक्वल टू 48A, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। इधर हो गए 400 माइनस, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा, इसका हम दशमलव अगर हटाते हैं तो इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 5 ये 40 बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा 40 इक्वल टू 48A, एक्सेलरेशन आ गया। इसमें घटा देंगे तो 360, 360 बचेगा 48A, ये एक्सेलरेशन आ गया। आप इसे कैलकुलेट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखें, थर्ड में रखें, हमें टेंशन मिल जाएगा स्ट्रिंग में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में पुटअप कर देता हूँ। फर्स्ट में क्यों रखें यार, इजी रहेगा थर्ड में, है ना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में देखो ये हमारे पास है 40G, 40G है माइनस टेंशन कैलकुलेट करना है, इधर है 40A और A की वैल्यू है हमारे पास 360 डिवाइड बाई 48, ऐसा है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं और इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं, G की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो G की वैल्यू रखें 10, तो इधर हो जाएगा 400, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी 40, 360, 48 इक्वल टू टेंशन। तो ये टेंशन की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास टेंशन फोर्स आ गया न्यूटन में, ये आ गई एप्लीकेशन इस तरह से। तो जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम मिले तो सबसे पहले एफबीडी बनाना सीखो। अगर एफबीडी बनाना नहीं आता है तो बनाना सीखो। तुम्हें 2-3 काम आना चाहिए, एक तो एफबीडी बनाना, दूसरा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की कंपोनेंट डिवाइड करना, कंपोनेंट डिवाइड करना, एफबीडी बनाना, इक्वेशन लिखना। ये 2-4 बातें अगर आ गई तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अच्छी पकड़ बन जाएगी तुम्हारी।